दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं एक वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक अनुराग चतुर्वेदी जी। अनुराग चतुर्वेदी जी ने जो है वो जेएनयू से इन्होंने सोशल साइंसेज में सोशल सिस्टम पे इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए और इनके पास विस्तृत अनुभव है पत्रकारिता का। इन्होंने बहुत सारे हिंदी अखबारों में, हिंदी पत्रिकाओं में इन्होंने पत्रकारिता की है। और ये जैसे धर्मयुग है, रविवार है, और हमारा महानगर जो बंबई से निकलता है, और जब वो काफी मतलब एक फेमस अखबार, प्रसिद्ध अखबार था, उसके ये संपादक थे। और जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि ये उन दिनों इनका लेखन और इनके संपादक उसमें नेतृत्व में जो निकलता था महानगर, हमारा महानगर, वो सामना जैसे उनका था, उससे बहुत टक्कर लेता था। और विचारों से, चूंकि ये एक प्रोग्रेसिव हैं और सोशलिस्ट विचारों से ये के रहे हैं, और चंद्रशेखर जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके सानिध्य में भी ये काफी रहे हैं। और तो एक और बात इनके बारे में मैं बता देता हूं कि ये नंद चतुर्वेदी जी जो साहित्यकार और कवि और साहित्यकार थे, उनके ये पुत्र भी हैं। तो अनुराग जी, आपका हमारे बातचीत के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। आप चूंकि व्यस्त हैं और काफी मतलब जो आजकल जो माहौल चल रहा है, उसमें भी आपने समय निकाल करके मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद भाई, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं, ये मुझे तो, मेरा तो सौभाग्य है। और मैं मधुकर से बात कर रहा था, तो मधुकर ने, जो हमारे मित्र हैं मधुकर उपाध्याय, उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करिए, क्योंकि जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे आपके कार्यक्रम का मतलब जो है वो अधूरा ही रहेगा। जी, पूछा जाए। हाँ, पहले तो ये कि जैसे आपने जेएनयू में पढ़ाई की आपने, और जेएनयू में आपने सोशल सिस्टम पे पढ़ाई की थी, पत्रकारिता की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया अचानक? ये महज संयोग रहा अरविंद भाई कि मैं पत्रकारिता में आ गया, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी में, जो सोशल सिस्टम है, ये प्रचलित भाषा में इसको समाजशास्त्र कहा जाता है, उसमें मैंने एमए किया था। और वही जो समाजशास्त्र पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि, लेकिन वो जो काल था जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वो 74 से 76 का काल था। तो आप देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये 74 से 76 का काल आपातकाल, या जिसको इमरजेंसी कहा जाता है, तो ये बड़ा उथल पुथल का, लोकतंत्र को बचाने का। और ये भी मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि इस समय जो है, उस समय जो पत्रकारिता जो थी उसमें सेंसरशिप लग गया था, पत्रकार अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। तो 77 में जब नया शासन आया था, तो उस समय ऐसा लगता था कि ये एक दूसरी आज़ादी मिली है। और ये कहा भी गया कि जब पत्रकारों को कहा गया कि तुम्हें चुप रहना है, तो वो क्रॉलिंग करने लगे, वो झुकने लगे, वो एकदम ही झुक गए थे। तो ऐसे समय में मुझे लगा कि अखबारों को एक पुनर्जीवन मिला है। और मुझे हिंदी पत्रकारिता में इसलिए भी रुझान था क्योंकि मैं, आपने बताया कि जिस परिवार से आता हूँ उसमें हिंदी का पठन पाठन और हिंदी की एक परंपरा है। और हमारे पिताजी ने भी एक बड़ी ही बौद्धिक और प्रबुद्ध त्रैमासिक बिंदु करके उसका प्रकाशन किया था। तो उस समय ही से ही हमारे घर में कई
अनियमितकालीन, नियमितकालीन और जो पत्रिकाओं का, लघु पत्रिकाओं का जो एक आंदोलन चला था, उससे मुझे कुछ कुछ ज्ञान था, भान था। लेकिन जो मैंने जो पढ़ाई की थी वो समाजशास्त्र की थी, और विशेषकर भारतीय समाज को मैं क्या पत्रकारिता के द्वारा समझ सकता हूँ, ये मुझे एक बड़ी चुनौती लग रहा था। और इसलिए, और दूसरा ये था कि मुझे जब ये धर्मयुग जैसी पत्रिका से मैं सीधी भर्ती का ऑफर हुआ, उस समय जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन का जो धर्मयुग, जो कि अब बंद हो गया, मैं एक आपको और भी एक रोचक, या आप कहिए कि त्रासदी की कहानी ये भी बताऊंगा कि मैंने जिन जिन अखबारों में किया वो अभी बंद हो चुके हैं, और केवल अभी स्मृतियों में या उनका कुछ का डिजिटलाइजेशन जो हुआ है उसके कारण वो मौजूद है। वरना धर्मयुग का प्रकाशन भी इतने यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती के साथ रहने के बावजूद भी, टाइम्स ऑफ इंडिया को जब लगा कि वो बाजार में नहीं टिक पा रहा है, या हिंदी पत्रकारिता या भाषाई पत्रकारिता को भी इस बड़े अखबार समूह ने जब समाप्त करने का तय किया, तो सबसे पहले धर्मयुग की ही बलि ली गई। लेकिन और उसके बाद जब मैं रविवार में चला गया धर्मयुग में 7-8 साल काम करने के बाद, तो आनंद बाजार पत्रिका, जो कि बांग्ला भाषा में जिनके प्रकाशन होते थे, कलकत्ता से जो निकलता था, और उदयन शर्मा जी के साथ में मैं काम करता था। लेकिन मेरे साथ में ये रहा कि मैंने विभिन्न अखबारों के लिए जो काम किया, या ब्रॉडकास्टिंग संस्थाओं के साथ काम किया, या टेलीविजन चैनल के साथ काम किया, तो मैंने अपना जो खूंटा था वो मुंबई में ही गाड़े रखा। तो आप ये कहिए कि सन 78 से जो है मैं मुंबई में पत्रकारिता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन जो हिंदी पट्टी में जो पत्रकारिता होती थी उसमें इतने तेजी से बदलाव आए कि जिन अखबारों के लिए मैं काम करता था, कुछ स्वतः ही उनका समाप्ति हो गई, कुछ को जानबूझ के समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे रूप में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके बाद में मैंने रविवार के बाद में और महानगर ज्वाइन करने के बीच में मैंने संडे ऑब्जर्वर करके, जो अंबानी परिवार का ने एक अखबार शुरू किया था अंग्रेजी और हिंदी में, तो मैं उसका हिंदी संस्करण जो था वो उसका मुंबई में संपादक था, और वो भी एक वर्ष तक उसका प्रकाशन रहा। पहले ये भी उदयन शर्मा जी के साथ में ही काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि हम जब पत्रकारिता में आए थे तो हमें लगता था कि ये बदलाव का एक मिशन का एक तरीका है, तो वो हमारे मन में एक ललक थी। तो मैं ये कह रहा था कि किस तरीके से जो पत्रकारिता जो थी वो हिंदी पत्रकारिता, उसमें काफ़ी बदलाव आने लगे। और मैं इस यात्रा में दो व्यक्तियों का और जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पत्रकारिता में मेरी समझ बढ़ाने में और उसको एक जीवंत बनाने में मदद की। एक तो जो समाजवादी विचारक गणेश मंत्री, जिन्होंने कि उन्होंने भी समाजशास्त्र में एमए किया था, और लेकिन वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कार्ल मार्क्स, इनके मुझे लगता है कि हिंदी के सबसे एक अच्छे बड़े जानकार थे। और उन्होंने न केवल एक बुद्धिजीवी के रूप में ही अपनी ख्याति अर्जित की, बल्कि जब आपातकाल के काले बादल मंडराए और उसके बाद में जब लोकतंत्र की एक आशा की किरण दिखने लगी थी, तब गणेश मंत्री जी ने चुनाव प्रचार में भी हिस्सेदारी की। और आपको मालूम होगा कि जो मुंबई में मृणाल गोरे, जिनको पानी वाली बाई कहा जाता था, उनके साथ मिलके उन्होंने काफ़ी काम किया। और इसके अलावा जो मैं जब धर्मयुग में पहले दिन नौकरी करने के लिए गया था, तो उस दिन से आज तक की जो हमारी जो मित्रता है
जो पत्रकारिता की समझ है, वो हरिवंश जो कि अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं, हम लोगों ने उनके साथ मिलके भी एक लंबी पत्रकारिता की यात्रा की। उनका मैंने जो पत्रकारिता में देखा कि उन्होंने एक प्रभात खबर जैसे अखबार को रांची से आदिवासी इलाके से पूरे देश के पटल पे ले आए। तो ये जो दो हमारे पत्रकारिता की यात्रा में जो सहयोगी रहे, मुझे लगता है कि वो काफी एक महत्वपूर्ण मेरे जीवन का हिस्सा है। आपने अभी बताया कि आपने टेलीविजन के लिए भी काम किया और कुछ और चैनलों के लिए काम किया, तो ये फ्रीलांसिंग की थी आपने वहां पर कि आप नहीं, वहां? ये एक तो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ मिलके बीबीसी ने हिंदी चैनल शुरू किया था, होम टीवी करके था, तो उसका मैं मुंबई का प्रतिनिधि था और वो चैनल करीब 1 साल तक चला था। तो मैं उसके साथ काम करता था और एक जो अभी एक इंडिया टीवी जैसा जो नाम चल रहा है, उसी को हिंदुजा ने एक टेलीविजन चैनल शुरू किया था, जो कि बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही था। और अनिल धारकर आपने नाम सुना होगा कि जो कि अंग्रेजी के एक बड़े लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं। और भरत कुमार राउत जो कि महाराष्ट्र टाइम्स के भी संपादक बने थे और फिर शिवसेना की तरफ से राज्यसभा के सदस्य बने थे, उनके साथ भी मिलके हम लोगों ने एक चैनल शुरू किया था। तो वो करीब उसमें भी 1 वर्ष काम किया। इसके अलावा मैंने जो आप कहिए कि अंतिम नौकरी जैसा किया, वो डिस्कवरी चैनल का जो जब हिंदी में शुरू हुआ, तो मैं उसके जो अनुवाद होते थे, उनका क्वालिटी कंट्रोलर था मुंबई में। तो और डिस्कवरी चैनल वाले जो थे, वो काफी राजेंद्र माथुर की परंपरा को मानते थे। जैसे जब माथुर साहब ने नई दुनिया प्रारंभ की थी इंदौर से, तो उन्होंने जो स्थानीय बुद्धिजीवी थे, मान लीजिए कि अगर अंतरिक्ष यान जा रहा है, तो वो होलकर कॉलेज के जो फिजिक्स के प्रोफेसर्स होते थे, जो कि हिंदी में भी लिखते थे, उनसे आग्रह करते थे कि आप क्यों नहीं ये जो अंतरिक्ष यान जा रहा है, इसके बारे में हमारे पाठकों के लिए एक लेख लिख दें। तो हमने डिस्कवरी चैनल में, जिसमें कि पुष्पेश पंत जी हम लोगों को गाइड करते थे, उन्होंने भी ये सुझाव दिया जिसको कि हम लोगों ने माना। तो वो ये था कि हम लोग जो स्थानीय जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जैसे धर्मयुग में भी जब हम लोग काम करते थे, तो जयंत नार्लिकर जी से जो कि मराठी में और अंग्रेजी में काफी अच्छा लिखते थे, तो उनसे लिखवाते थे। तो इसी परंपरा को ध्यान रखते हुए डिस्कवरी चैनल का जब मैं करीब क्वालिटी कंट्रोलर था, तो हम लोग अनुवादकों को भी, क्योंकि इसमें जो अमेरिकन व्यवस्था के अनुसार वेंडर्स का चयन होता था, तो वेंडर्स में जैसे जो प्रसिद्ध फिल्म प्रोडक्शन वाले हाउसेस हैं, वो लोग ही, क्योंकि उनके पास में रिकॉर्डिंग करने की, डबिंग करने की एक स्टूडियोज होते थे, और वो अनुवाद वाला जो हिस्सा होता था, वो हम लोग बाग उस पर निगरानी रखते थे। तो आप कहिएगा कि ऐसा मुझे 4 विभिन्न चैनलों में थोड़ा थोड़ा काम करने का अनुभव हुआ। लेकिन 2000 के आते आते तक मुझे लगने लगा, जब मेरा महानगर का भी जो एक वैकल्पिक पत्रकारिता की दुनिया में जब मैंने अंबानी का अखबार छोड़ के तय किया कि मैं हमारा महानगर जो कि हिंदी में निकल रहा था, क्योंकि महानगर जो था वो मराठी में आपल महानगर करके निखिल वागले जैसा जो पत्रकार थे, जिन्होंने कि दिनांक और अन्य अक्षर प्रकाशन का वो चलाते थे, तो वो उन्होंने जब हिंदी का तय किया, तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपको साथ आऊंगा, क्योंकि मैं तब तक जो ये पूंजी के सहारे चलने वाली
जो दुनिया थी पत्रकारिता के लिए जो लिया जाता था उसका मर्म समझ गया था। और महानगर में भी जब एक दशक तक काम करने के बाद में मुझे ये लगने लगा कि वैकल्पिक पत्रकारिता को समाप्त करने की शक्तियां बहुत ज़्यादा हैं, उसको एक विस्मृत कर देना चाहते हैं। और ये भी लगने लगा कि पत्रकारिता जो है वो अब एक मिशन की जगह मनोरंजन में तब्दील हो रही है। और तब ये सांप और ये जो अंधविश्वास की चीजें ये जी टीवी और इंडिया टीवी में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। ये इस तरीके से आज जैसे आ नहीं गई थी। तो अगर आपको, लेकिन मैंने पदचाप सुन लिए थे कि ये किस दिशा में ले जाएगा हमारी पत्रकारिता को। और क्योंकि मैं मुंबई में रहता था तो मुंबई में ज्यादातर आपको मनोरंजन की यानी फिल्म की ही पत्रकारिता करनी पड़ती, ये भी लग रहा था। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं पत्रकारिता को एक नए रूप में देखूंगा, कुछ और काम करूंगा। तो उसमें मैंने जो विदेश के जो प्रतिनिधि भारत में रहते हैं और मुंबई में क्योंकि वो अपना ब्यूरो नहीं खोल पाते हैं, तो उनके साथ मिलके मैंने उनको एक तरीके से उनके लिए इंटरव्यूज अगर होते हैं तो क्योंकि मैं 2-3 भाषाएं जानता हूँ, तो उनके अनुवाद करके उनके लिए सवाल बना के उनको एक बैकग्राउंडर जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन अखबार है, इनके साथ काम करता था। और साथ ही मैं मधुकर भाई का जो संस्थान था उसके लिए भी बीबीसी लंदन के लिए भी मुंबई से करीब 5-7 साल तक मैंने एक स्ट्रिंगर के रूप में काम किया। जब भी कोई बड़ी घटना होती थी तो वो हम लोगों को फोन किया करते थे और रपट लिया करते थे। तो 1993 के जो दंगे हुए, जो बम्बई में जो आतंकवादी हमले हुए, या जो पिछले कुछ वर्ष पहले जब मुंबई में बड़ी बाढ़ आई थी और जो राजनीतिक उथल पुथल होती रहती थी, उसके बारे में भी मैं मुंबई से रपट किया करता था। तो ये मेरा पत्रकारिता का जीवन है। और अभी तो मैं कुछ पिछले वर्ष तक नई दुनिया जो इंदौर से निकलता है उसके लिए कॉलम लिखता था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र आवाज जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है। उसकी भी मिल्कियत थी, वो बदल गई, जो कि एक दक्षिणपंथी अखबार सब चैन ने समूह ने ले ली। जागरण ने जब नई दुनिया पे को ले लिया तो हमारे जैसे विचार जिनको अभी कहीं पे आवाज नहीं सुनाई देती है वो धीरे धीरे एक वैकल्पिक जो आज हम जो कर रहे हैं ये भी एक वैकल्पिक ही माध्यम है, लेकिन इसमें तात्कालिकता है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें सस्तापन है। सस्तापन इस रूप में कि इसमें आपको कोई देखने के लिए ना तो कोई पैसा देना पड़ रहा है, ना कोई मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक बड़ा गुण ये होगा कि वो सस्ती होनी चाहिए, उसमें बदलाव आने चाहिए। और तो ये मेरी यात्रा थी। अब आप कुछ पूछिए, बहुत लंबा मैंने बयान दे दिया, माफ कीजिए। नहीं, बढ़िया बढ़िया, काफी कुछ मुझे जानने को मिला और लोग जो यहाँ देख रहे हैं उनको भी काफी कुछ मिला होगा। एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि एक दौर था जब पत्रिकाएं साहित्य मतलब साहित्य पर काफी जोर देती थी और अखबारों में भी साहित्य मतलब कहानियां, कविताएं, समीक्षाएं वगैरह खूब निकलती थी। और जैसे वीर भारती का ये जो धर्म मतलब थे वो धर्मयुग है, और हिंदुस्तान साप्ताहिक, हिंदुस्तान, सारिका, दिनमान, रघुवीर जो उसमें थे, इन लोगों का जो मतलब इन लोगों ने घर घर पहुंचा दिया था साहित्य भी और विचार भी। मैं समझता हूँ कि अगर आदमी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा था तो वो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो इन पत्रिकाओं से गुजरता ना हो। तो ये जो अब धीरे धीरे इन लोगों ने इसे खत्म कर दिया, इसके पीछे कुछ कारण हैं और जिस पर थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि समाज से साहित्य को या विचार को खत्म करके योजना तो यही रही होगी कि दूसरे विचार और दूसरे तरह के साहित्य को स्थापित किया जाए।
जी, आपका सवाल बहुत ही मौजू है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साहित्य को जो समाप्त किया गया, वो साहित्यिक पत्रिकाओं को, साहित्य को तो कोई समाज समाप्त नहीं कर सकता। हाँ, और पत्रिकाओं में जो था, हाँ। हाँ, या आप जो लैटिन अमेरिका में देखेंगे तो मार्केज मार्केज ने जहाँ पे कि अपनी हम लोगों की स्मृतियों को समाप्त करना होता है। साहित्य को समाप्त करने का मतलब है हम अपने अतीत को भुला देना चाहते हैं, अपने और अक्षर को समाप्त करके हम लोग दृश्य की तरफ अपनी एक रवानगी करते हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो आया कि जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रतिभाएं थी, और जो एक और भी मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदी जगत में भी जिन्होंने पत्रकारिता में या साहित्य में नाम कमाया, उन्होंने अपनी पढ़ाई दूसरी भाषाओं में की है। जैसे ज़्यादातर अंग्रेजी से भी कई लोग बाग आके हिंदी में लिखने लगे। अभी न केवल हमारी भाषा का स्वाभिमान समाप्त हो गया, हमारे साहित्य का स्वाभिमान समाप्त हो गया, और हिंदी पत्रकारिता का जो पतन हुआ है, वो तो मुझे लगता है कि वो ज्योमेट्रिकल है। वो जैसे अंकगणित में होता है कि 2 का 4, 4 का के बाद में 6 आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पतन हुआ है, वो 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। तो ये, और आप देखते हैं कि अभी हमारे पास अपना ना तो कोई अतीत है, ना कोई हमारी भाषा की समझ है। उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ से आप बोल रहे हैं, वहाँ पे अगर 10 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं, तो इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। हमारे यहाँ पर पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है कि ना तो हमें हिंदी का ज्ञान है, ना अंग्रेजी का ज्ञान है। और पहले मुझे ये भी लगता था कि उन इलाकों में जहाँ पे कि मैं रहता हूँ, वहाँ के लोगों को अपनी भाषा से अभी भी स्वाभिमान है। वो घर में अपनी मातृभाषा ही प्रयोग में लाते हैं। और इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताऊँगा कि मैंने 1 साल तक जो है, प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर जी का भी एक उनकी लड़की थी, उनके साथ में टेलीविज़न चैनल के लिए एक प्रोग्राम के लिए काम करता था मैं। तो उस काम में हम लोगों को हर सप्ताह या हर पखवाड़े दिल्ली आना पड़ता था मुंबई से। लेकिन मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मैं विजय तेंदुलकर जैसे नाटककार के से अगर मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनकी क्या ख़ासियत है, क्योंकि मैंने उनके जो नाटक पढ़े, विशेषकर खासीराम कोतवाल, कमला, और उन्होंने जिस तरीके से सरदार पटेल पे एक पूरी पीएचडी की थी, तो जो विविधता होती है एक पढ़े लिखे आदमी में, उसको, और विशेषकर जैसे उन्होंने अपने नाटकों में स्त्री के प्रति जो हिंसा होती है, उसको समझने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो थी, या जो हमारा एक गर्व था अपनी भाषा पे, वो धीरे-धीरे हमारे राजनेताओं ने उसको समाप्त कर दिया। और जब हमारे राजनेता ही को ही क्यों हम लोग दोष दें, हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारी साहित्य अकादमियाँ हैं, हमारे आकाशवाणी है, हमारा दूरदर्शन है, वो इतने प्रतिभा विरोधी हो गए कि उनको अपनी राजनीतिक और ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों की ज़रूरत थी, उसके लिए वो न केवल अपनी भाषा को, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी संस्कृति होती है, तो वो भाषा, भूषा, भोजन, भवन, ये जो 4 चीज़ें हैं, उससे मिलके ये हमारी संस्कृति बनती है। तो हमारी भाषा भी बदल गई, हमारी भूषा भी बदल गई, हमारे घरों के स्ट्रक्चर्स भी बदल गए, और हमारे भाषा, भूषा, भोजन, भवन भी बदल गया। तो ये, और जो बाकी जो झटका जो था, वो हमें निजीकरण और वैश्वीकरण से लगा। और आप देखेंगे कि
जो निजीकरण और वैश्वीकरण में वही लोग बाग अमीर हो पाए या वही लोग बाग जिंदा रह पाए जिनको अंग्रेजी आती थी या जिनको कंप्यूटर आता था। तो ऐसी स्थिति में हर हिंदी भाषी को ये समझ में आ गया कि ये जो भाषा है जिसके लिए हम लोग बाग अपना इतना समय बर्बाद करते हैं, उसकी जगह हम लोग ऐसी भाषा के साथ जाएं जो कि हमें रोजगार देगी। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो भाषा का और बोली का जो अंतर है वो भी एक बड़ा अंतर बन गया था। और कई लोग अपनी बोलियां छोड़ के हिंदी के साथ जुड़ गए, तो वही लोग बाग थे, उनको आसानी था। जब वो अपनी मातृभाषा अपनी बोली छोड़ चुके थे तो अंग्रेजी के साथ भी उनको जुड़ने में कोई वो नहीं हुआ। इसीलिए आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो हिंदी साहित्यकार हैं, हिंदी पत्रकार हैं, जो मेरी उम्र के हैं, उनसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ में आजकल बेंगलोर में हूँ, पूना में हूँ, गुड़गांव में हूँ या नोएडा में हूँ या फिर मुंबई में हूँ, जहाँ पे कि आईटी और इसके साथ साथ हमने देखा कि हम लोग जो कि हिंदी की रोजी रोटी खाते थे, हम सब अपने बच्चों को भी अंग्रेजी स्कूलों में भेजने लगे क्योंकि हमने हिंदी का हश्र देख लिया था। तो ये बहुत एक जो गौरव या जो एक हमें अपने उस पे लगता होना चाहिए था कि ये हमारा गर्व है, जो कि बांग्ला भाषियों में है, मराठी भाषियों में है, वो हमारे हाथ से छूट गया। और इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदी पट्टी में जब जातिवाद का या सांप्रदायिकता का जब फैलाव हुआ, अगर आप आज के हिंदी के अखबार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि, या परसों का ही अखबार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या कैलेंडर छापा है, कैसे क्या है। या जब 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास में ईंट डाली गई, तो केवल नवभारत टाइम्स में एक पांडे जी ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा कि कैसे अयोध्या क्या है और उसमें वहाँ के लोग कैसे गंगा जमुना तहजीबी को मानते हैं। तो ये बहुत बड़े खतरनाक समाजशास्त्री और आप कहिए कि जो बहुसंख्यक समाज में जो हम लोग सोचते थे कि ये नहीं बनना चाहिए, केवल हमें अपनी ही चीज़ें किसी पे नहीं थोपनी चाहिए। और तो वो जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हिंदू बनाम हिंदू, जिसमें कि अगर उदार हिंदू जो है वही इस समाज को बचा सकता है, और जो अनुदार हिंदू है उससे उसका एक विवाद है। क्योंकि हमारा समाज आप देखते हैं कि वो उदार समाज है। ज़्यादातर दुनिया में समाज उदार थे, लेकिन एक धारा ऐसी चल गई है, कुछ अजीब सा एक काल आ गया है कि जो अनुदार लोग हैं, जो हिंसा का समर्थन करते हैं, जो बड़ी पूंजी के हैं, जो गरीब और मजदूर इनको भुला देना चाहते हैं, जो स्त्रियों को फिर से एक पुराने तंत्र में लपेट लेना चाहते हैं, वो लोग ताकतवर हो रहे हैं। और जो आपके और हमारे तरह की जो दुनिया बदलना चाहते थे, उनकी दुनिया समाप्त हो रही है। वो अभी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये दुनिया बदल रही है। तो क्या हम मुझे कई बार लगता है कि क्या हम लोग बाग उस बंदरिया की तरह हो गए हैं जिसका बच्चा मर चुका है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमें अपने पुरखों के पे भरोसा होता है, विचार पे भरोसा होता है। क्योंकि मेरा ये पक्का मानना है कि आप व्यक्ति को समाप्त कर सकते हैं, उसके विचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। और ये भारत जैसे पुराने देश में इस तरीके का समय आता है जब पत्रकारिता है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है। क्योंकि आज ये माहौल बना हुआ है कि जिसके पास में $100 है और जिसके पास में $1 है, उसमें बहुत अंतर है। आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 जब फैला तो प्रवासी लोग बाग कैसे हजारों मील की यात्रा करके निकल पड़े, और हमारे यहाँ पे कोई संवेदना, कोई उनके लिए रास्ते में रोक के उनको पानी पिलाने वाला, उनके लिए सही
उनके लिए कोई कहानी लिखने वाला, उनके लिए उपन्यास लिखने वाला। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे पश्चिम बंगाल में जब अकाल पड़ा था, जिसको छप्पनिया अकाल बोलते हैं, वैसी स्थिति थी। ये इतने दुखद और इतने देश की स्मृति में अंकित हो जाने चाहिए ये काल जो होता है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा संकट ये लग रहा है, हम एक स्मृति विहीन समाज, देश और व्यक्ति बन रहे हैं। अनुराग जी, एक यहाँ पर जैसे ये तो भयावह मतलब आपने जो बताया सारी चीजों को, जो कि पत्रकारिता की स्थिति काफी खराब हो गई है। पत्रकारिता जो उसूलों पे आज पहले जिस पर टिकी रहती थी, वो उसूल भी खत्म हो गए। अब तो सिर्फ ये है कि टीआरपी के लिए और अखबार बेचने के लिए ही सारा काम हो रहा है। और दूसरी बात है कि सत्ता की दुंदुभी बजाने के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। मतलब जस्टिफाई करने के लिए, मतलब अगर कोई गलत स्टेप भी कर ऊपर से उड़ जाता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इतने आर्टिकल्स आ जाते हैं, इतनी खबरें आ जाती हैं, इतने चैनल उस पर हल्ला मचाने लगते हैं कि आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या ये स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी या इसमें कोई बदलाव की संभावना है? इसकी स्थिति, क्योंकि इसका जो पूंजी का ये निर्माण जो है, या इसके जरिए आप देखते होंगे कि वो सत्तारूढ़ दल से नहीं, वो विपक्ष पे ज्यादा हमला करते हैं। इनके आपको करेक्टर समझने पड़ेंगे कि ये कौन कौन होते हैं। तो अभी देखिए कि हमारे यहाँ पर करीब 120 चैनल जो है वो एक पूंजीपति के ही हैं। तो उसकी और सत्तारूढ़ दल की एक अवैध संधि हो गई। और ये जो हमारे पत्रकार जो हैं, जो विशेषकर टीवी भी क्या, मुझे लगता है अभी ग्रुप्स हैं, जिनमें कि पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए 77 में ये कहा जाता था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने सूचना प्रसारण मंत्रालय में आरएसएस के लोगों की बहुत भर्ती करा दी। अब उनको भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। उनके पास अपने आप जो उनके पूंजीपति दोस्त हैं, वो कॉर्पोरेट कल्चर के जो हिस्से हैं। और ये आप देखेंगे कि ये सभी जो टीवी चैनल्स हैं, इसमें अधिकांश या तो पूंजीपतियों के हैं, या इनको म्यूचुअल फंड्स वाले पूंजीपति के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनमें अपने शेयर मार्केट खरीदते हैं। जैसे आज तक को ही देखिए, आज तक में अरुण पुरी की जो हिस्सेदारी है, उससे ज़्यादा हिस्सेदारी रिलायंस के शेयर्स, रिलायंस के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी थी। तो या फिर ये CNN जो 19 है, वो जो है वो भी मुकेश अंबानी के ही स्वामित्व का है, और उनके फिर मनोरंजन में भी वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक आपके मानसिक उसको तय करने के लिए कि क्या आपकी जो संवाद या डिबेट जो होगी वो किस विषय पे करना है, ये वो तय करेंगे। अभी तक जो तय होता था वो लोगों की जन आकांक्षाओं का, जन पीड़ाओं का, इसकी अभिव्यक्ति होती थी। तो वो कहते हैं जन आकांक्षाएं, जन अभिव्यक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में समीर जैन और उनका छोटा भाई विनीत जैन है, वो कहते हैं कि हम लोग खबरों की दुनिया के में नहीं काम करते हैं, हम लोग विज्ञापन की दुनिया के खिलाड़ी हैं, और विज्ञापन जब नहीं मिलते हैं और जो छोटी जगह बच जाती है उस पर हम लोग समाचार देते हैं। अभी आप देखते होंगे कि सबसे पहले जो है हमारे अखबारों में से संपादक की विदाई हुई। अभी भविष्य में कभी कोई प्रभाष जोशी, कभी राजेंद्र माथुर, या छोटे स्तर पे आप देखिएगा कि जो छोटे छोटे भी साप्ताहिक होते थे, पाक्षिक होते थे, जिनकी आवाज बड़ी होती थी, वो अब कभी प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से फिल्म भी आप देखिएगा तो कभी भी 2 बीघा जमीन जैसी फिल्म अब नहीं बनेगी। या आप देखिए कि जिस व्यक्ति की 20 या 25 करोड़ रुपए की क्षमता थी,
वो सुशांत सिंह को इतना बड़ा बताया जा रहा है कि जैसे वो कोई बलराज साहनी था, या अमित 400 रुपए या 500 रुपए एक फिल्म पे कमाने वाला कोई सुपर डुपर हीरो था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जैसे आप देखते हैं ना अभी कि फेक न्यूज और असली न्यूज में अंतर करना मुश्किल पड़ गया। कि फेक न्यूज क्या है, पहले पेड न्यूज आई थी, पहले सब लोग पैसे देते थे, उन्होंने कहा अभी हम लोग पैसे क्यों दें, हम लोग ही अपनी न्यूज को ना बनाएंगे। तो बहुत सारे जो ये कॉर्पोरेट हाउस है मुंबई में, वो उनके यहाँ पर एक विभाग है जिसका नाम है मीडिया इंटेलिजेंस। आपने सीआईडी, सीबीआई या पुलिस तंत्र में तो देखा होगा कि किसी का कोई है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये लोग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये पत्रकार भूतपूर्व पत्रकार होते हैं, और उनके बीच में एक जो पत्रकारों के और पूंजीपतियों के बीच में जो एक सेतु होता है, वो लोग बात उनको खबरें कैसे रोकनी है, क्या खबरें प्लांट करनी है, या आज जो शाम को टीवी चैनल्स पे डिबेट होगी, ये मुंबई के कॉर्पोरेट हाउसेस में 11 या 12 या 1 बजे तक तय हो जाता है कि आज आपको इस चीज पे बहस कर दी है। या जो 2-3 स्वतंत्र चैनल जैसा आभास कराने वाले हैं, उन चैनलों को भी कैसे धीरे धीरे खत्म करना है। उनमें जो 2-3 उनकी नज़र में जो उद्दंड एंकर हैं, उनको नौकरी से कैसे हटाना है। उनको अभी आप अगर उस पर्दे से हटा देते हैं तो उनको लगता है कि ये भूखे मर जाएंगे, इनको कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, और ये अपने आप या तो समझौता करेंगे या अपने कुछ दिन काटेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो दूसरी आज़ादी का वो है, लेकिन इसमें ये हुआ है कि अभी जो बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि वो जवाहरलाल जी से आगे बढ़ गए हैं, अब केवल महात्मा गांधी से उनको आगे बढ़ना है, या तीसरी स्टेज ये हो सकती है वो भगवान विष्णु बन जाए। तो ये जो एक व्यक्ति का इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई के पहले तो ये कहा गया था कि केवल इंदिरा इज इंडिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो ये बहुसंख्यक आवाज समाज में आ रही है, तो इसको आपने संस्थाओं को समाप्त किया, हमारी पत्रकारिता समाप्त हो गई, हमारी न्यायपालिका समाप्त हो गई, और भारत का समाज केवल एक ही खंबे पे खड़ा है, वो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत। तो ये जो हमें लगता है कि नफरत जो है, ये क्या गांधी के देश में चल पाएगी? लेकिन अभी तो चल रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब इस तरीके का एक उभार आता है, एक लोकप्रियता की एक लहर चलती है, तो 10-10, 15-15 साल तक चलती है, वो ऐसे रातों रात खत्म नहीं हो जाती। तो इसको मुझे ये एक बड़ा खतरा लगता है कि क्या हमारी पत्रकारिता समाप्त होने के बाद में क्या हम लोग एक फासिज्म में या एक तानाशाही तंत्र में, जैसे कि रूस में हो गया है, जहाँ पे कि जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो 2036 तक संविधान में संशोधन करके खुद ही राष्ट्रपति घोषित हो गया है। या अगर आप देखें कि उसका जो बैकग्राउंड है, वो तो एक केजीबी का हेड होता था। तो जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, जो पुलिस के तंत्र पे जिनके पास में है, क्योंकि अगर आप सी राइट मिल को पढ़ेंगे तो पावर इलीट उन्होंने किताब लिखी है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि जिसके पास में हथियार है वो लोग इलीट है। तो इलीट में वो कहते हैं आर्मी इलीट है, ब्यूरोक्रेसी इलीट है, और तीसरा उन्होंने बताया पॉलिटिशियन इलीट। तो ये जो हमारा जो कंसेप्ट है, हम जो समझते हैं कि पत्रकार इलीट है, ये सब ध्वस्त हो गया। अभी न्यायपालिका के पास में हथियार की कोई वो नहीं है, तो उनको मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा
कोई तब्दीली ला सकते हैं। तो भारत का जो लोकतंत्र है, क्योंकि पत्रकारिता तभी जीवित रह सकती है अरविंद भाई जबकि लोकतंत्र होगा, वरना पूंजी का जो दबाव है, जो संस्थाओं का शहरीकरण हो गया है, जो समाप्त सी हो रही है, जो चाकर बन रही है, तो केवल हमारे पत्रकार ही चाकर नहीं बने हैं। देखिए इधर सभी तरफ आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि ये न्यायपालिका कल क्या न्याय देने वाली है। ये अजीब सी स्थिति हुई है। आपको मालूम होता है कि पूर्वाभास होता है कि ये चीज क्या होने वाली है। 2 दिन बाद ये सारा हमारा राजनीतिक तंत्र, राजनीति जो है वो कैलेंडर से चलने लगी है। अब क्या 5 अगस्त का दिन जो है वो हर 5 अगस्त को कुछ न कुछ हर वर्ष कुछ होगा। तो 15 अगस्त को होता था, अब 5 अगस्त को होगा। तो पहले मान लीजिए कश्मीर में हम लोगों ने 370 धारा हटा दी, अब राम मंदिर शुरू कर दिया। अब अगले 5 अगस्त को क्या हम लोग बात कॉमन सिविल कोर्ट की स्थापना हो जाएगी। तो ये और सबसे बड़ा निराशा का, जैसे पत्रकार समाप्त हुए, इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष भी समाप्त हो गया। क्योंकि पत्रकारों की भूमिका में मानता था कि विपक्ष को मजबूत करना, विपक्ष की आवाज के साथ मिलके चलाना होता था। लेकिन अब विपक्ष भी समाप्त हो गया, पत्रकार भी समाप्त हो गए। तो ये एक ऐसा काल आया है कि मुझे नहीं लगता कि आशा बलवती है राजन। आशा थोड़ी अब कमजोर होती जा रही है। लेकिन और देश के लोग जो कि बहुत परेशान हैं, जो कि आर्थिक रूप से कई नौकरियां खो, उनकी कोई चिंता नहीं करता है। और न विपक्ष कर रहा है, न पत्रकार कर रहे हैं, न न्यायपालिका कर रही है। और जो सत्तारूढ़ दल है उसका एक गुरूर है, उसको एक अपनी बहुसंख्यक की ताकत पे उनको लगता है कि वो इस नियति के को बनाने का दम भर रहे हैं। तो लेकिन इतिहास में ऐसी गलतफहमियां कई बार होती हैं और मुझे लगता है कि हिंदी पत्रकारिता, जो कि एक अपना एक बड़ा अतीत है जिसके पास में, वो इसको पुनः स्थापित हो पाएगी। लेकिन अभी के जो हालात लग रहे हैं उसमें मुझे ज़्यादा अपेक्षा अभी थोड़ी बहुत पहले लगता था कि ये सोशल मीडिया से होगा, लेकिन लोग बाग सोशल मीडिया पे एक फेसबुक पे या ट्वीट लिख के अपनी जिम्मेदारी हट जाते हैं और उनको लग रहा है कि समाज में क्यों नहीं उथल पुथल हो रही है। तो जब तक बुद्धिजीवी उसका नेतृत्व नहीं करेंगे तब तक ये समाज में कोई, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उथल पुथल होगी। और आप देखेंगे कि अभी जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस नई व्यवस्था का, या जो एक नया एक भारत बन रहा है, वो बुद्धिजीवी लोग ही हैं। और उनको ही आप देख रहे हैं कि जेल में भेजा जा रहा है। वही एक उनको, या जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ये है। अदरवाइज वरना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तंत्र एक तरफा हो, ये पूरी की पूरी जो हमारा भारतीय तंत्र है वो एक तरफा हो गया है और ये नागरिकों के भी बहुत खिलाफ है। लेकिन नागरिकों की आवाज जो पत्रकारिता में उठनी चाहिए थी वो नहीं उठ पा रही। ये बड़ा द्वंद्व है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक बात यह है, जैसे कि अमेरिका है, मान लीजिए अमेरिका में भी चैनल्स और अखबार वाले जो हैं वो भी तो कारपोरेट्स गवर्न करते हैं वहां पर, लेकिन उन्होंने तो वहां पर ट्रम्प के नाक में दम कर रखा है। भारत अमेरिका नहीं है देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक गरीब देश है और वहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट है, उसको अमेजोन के मालिक ने खरीदा हुआ है, लेकिन वो एक भी बार कभी दफ्तर में नहीं जाते, ना कुछ उनके काम में हस्तक्षेप करते हैं। और यहाँ तक कि जब माइक्रोसॉफ्ट को एक बहुत बड़ा पेंटागन ने एक ठेका दे दिया तो अमेजोन कोर्ट में गया और कोर्ट के खिलाफ में बुश के खिलाफ, ये ट्रम्प के खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई। लेकिन आप देखेंगे कि ये काल अनपढ़ नेताओं का है। अभी ट्रम्प कोई कोई जेफरसन नहीं है, ना कोई लिंकन है। वो एक जो प्रवासी लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो उनके प्रति नफरत फैला के ही अमेरिका की गद्दी पे बैठा है और वहां का समाज हिल चुका है। लेकिन
अभी भी अगर जैसे कोविड-19 के बाद भी अगर क्लिंटन जैसा आदमी जो कि सोच रहा है कि मैं नवंबर तक एक वैक्सीन बना लूंगा और ये बीमारी का जो कलंक मुझ पे लगा है उसको मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि अमेरिका में जो शिक्षा का और स्वास्थ्य का निजीकरण हुआ है वो भयंकर है, जो कि हम भी आप देख रहे हैं। भारत में भी अभी शिक्षा का जो स्तर गिरा है, जो निजीकरण हुआ है, और स्वास्थ्य में भी अगर आप के पास में इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक रात में जिस तरीके से आपका पैसा खर्च होता है वो चिंतनीय है। लेकिन और वहाँ पर मुझे लेकिन अभी भी लगता है कि जो पत्रकार हैं वो अपने अतीत को, क्योंकि वहीं पे आप देखेंगे कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन पत्रकारों को ही पुलित्जर प्राइज मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे जो पद्मा अवार्ड सरकार दे रही है उसी के लिए सब जा जा के झुक रहे हैं, या दिवाली मेला कोई पार्टी आयोजित कर रही है तो उसमें सब इस तरीके से आ रहे हैं कि आज अगर हमने गृह मंत्री का मुंह देख लिया तो आज हमारा भगवान कृष्ण का मुंह देख लिया हो, ऐसा हो रहा है। तो ये पत्रकारिता का भक्ति काल है, और जिसमें कि फेसलेस जिन एंकर्स में जो पढ़ने के खिलाफ है, जो सामान्य शिष्टाचार के खिलाफ है, जो एक अपराधियों की तरह बात करते हैं, अपमानित करते हैं, वो लोग ही इस समय सरताज बने हुए हैं। तो सच कहें तो आपको मारने के लिए आने लगते हैं ये लोग बात। तो ये जो सारी स्थिति है ये बहुत भयावह है। ये एक निराशा का दौर है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक निराशा का कर्तव्य करके किताब लिखी थी कि ये निराशा नहीं होना चाहिए। निराशा में आदमी को और ज़्यादा अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जो आजकल वैकल्पिक जो चैनल्स आ रहे हैं, मतलब जो मतलब स्वयं सेवी तरीके से, मतलब वो अपना फंड खुद जुटाते हैं, चंदा इकट्ठा करके काम कर रहे हैं, उनको कोई बड़ा हेल्प नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के पहल से भी तो कुछ काउंटर किया जा सकता है। वो हो सकता है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि दमन का जो चक्र चलेगा वो उन्हीं लोगों के खिलाफ हो रहा है। और अभी जैसा देखिए वायर हो गया, स्क्रॉल हो गया, और दूसरा प्रिंट को भी मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रिंट जो है वो शेखर गुप्ता है, उनके पास में बहुत अकूत पैसा है, तो वो पैसा कैसे आया ये भी एक विवाद का विषय है। तो या और एक दो चैनल्स हैं, तो ये, और दूसरे इनके जो विद्वान हैं या जो अंग्रेजी वाले हैं ये, और अंग्रेजी से अनुवाद, तो अंग्रेजी का जो मानस है भारत में वो अभी भी प्रतिरोध करने को तैयार है। लेकिन हिंदी में इस तरीके के प्रभाष जी जैसे, या तो ये लोग बाग, हिंदी के लोग बागों ने सत्य का साथ छोड़ दिया है, ये सत्ता के साथ चले गए हैं। हिंदी का आज एक भी पत्रकार ऐसा नहीं है जो सत्य के साथ खड़ा हुआ है, वो सब सत्ता के साथ चले गए हैं या जाना चाहते हैं, या अचेतन में उनको लगता है कि अगर हमने इनको नाराज कर दिया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जेल भी भेजे गए हैं वो अभी कोई हिंदी भाषी नहीं गया है, एक भी हिंदी भाषी ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि सुधा भारद्वाज हैं या जो और दूसरे जो बुद्धिजीवी हैं जिनको अर्बन नक्सल कह के जेल भेज दिया गया है, उन्होंने अपना सारा लेखन अंग्रेजी में किया है। तो मुझे अभी भी लगता है कि, लेकिन अगर हिंदी क्षेत्रों में ये प्रतिरोध फैलता है तो एक चुनौती भारतीय तंत्र के सामने, विशेषकर जो पत्रकारिता है उसमें एक हो सकती है। लेकिन अभी मुझे कोई ऐसी दूर संभावना नहीं दिखती। और ये जो है इनको भी मुझे लगता है कि ये जो 2020 में जो कहर आया हुआ है, तो मुझे ये आशंका है कि ये 2020 के अंदर ही इनको समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि तंत्र इतना ताकतवर हो गया है कि उसको इन छोटी-छोटी आवाज़ों को भी सुनने के लिए उनके पास सहिष्णुता नहीं है,
लोग मन नहीं है और न उनकी कोई तैयारी है, क्योंकि वो केवल एक ही धुन सुनना चाहते हैं कि सत्तारूढ़ दल महान है, उसके लोग जो है वो नए अवतार है, नए भारत के निर्माता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि वो एक अपने अतीत को समाप्त करना चाहते हैं, अपनी हमारी स्मृतियों को खत्म कर देना चाहते हैं। जैसे जो चीन में हुआ था, माओ से तुम, जब हम लोग आगे शिकागो गए थे, शंघाई गए थे, जहाँ पे कि चीन की पहली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो मैंने हमारे टैक्सी ड्राइवर जो चीनी था उससे कहा मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पर कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो वो बोला वहाँ जाके क्या करेंगे साहब, वो जगह में कोई दम नहीं है, वहाँ पे अब कोई पूजा, कोई उसका स्मृति हमारे मन में नहीं है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम जिन्होंने लड़ा, कल 9 अगस्त है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 9 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के संग्राम को याद करने की जगह हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मनाएंगे। तो ये जिस तरीके से हमने गांधी जी के भी अहिंसा भाईचारे के सिद्धांत को छोड़ के उनकी जो स्वच्छ भारत में जो एक चश्मा एक लगा दिया गया था गांधी का, तो हम लोग बहुत सिंबल्स में ही जी रहे हैं। और जो राष्ट्रीय नेता थे उनको हम लोगों ने प्रांतीय नेता बना दिया। सरदार पटेल सारे भारत के नेता थे, वो गुजरात के नेता नहीं थे, लेकिन कोशिश होती है कि जो राष्ट्रीय है वो प्रांतीय बन जाए, प्रांतीय है वो जिले का बन जाए, जिले का है वो गांव का बन जाए, और गांव का जो है वो नदी में डूब जाए। तो ये जो सन्नाटा है ये अभी नहीं टूटने वाला है, और भारत की राजनीति अगर बदलती है तो हमारी पत्रकारिता शायद बदल पाए। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वो भी ऐसे ही कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का जो समय चल रहा है, एक पत्रकार के रूप में आप इस मतलब क्या आपको लगता है कि ये कोरोना का जो की महामारी है वो कब तक चलेगी, वैक्सीन कब तक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? और क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए ये समय जो है बड़ा अवसर दे दिया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस बात को लेके चिंता होती है कि वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारे काम तो हो ही रहे हैं, सरकारों को जो करना है वो तो कर ही रही है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा भय वो है कि जो भय था, अभी जब गृह मंत्री भी बीमार है या गरीब भी बीमार होता है, कोरोना एक तरीके से जो हम एक तरीके से आप समझिए कि जो एक भय विहीन हो गए थे, हमें किसी की चिंता नहीं थी, हमने अपना पर्यावरण नष्ट कर दिया था, हमने अपना समाज नष्ट कर दिया था, हमने अपनी भाषा नष्ट कर दी थी, हमने हमारे अस्पतालों को डॉक्टरों से हटा दिया था, हमारे स्कूलों को शिक्षा विहीन कर दिया था। ऐसे में अगर न हमें कोई भगवान का भी कोई भय रहा, किसी से भय नहीं रहा था, भ्रष्टाचार और एक अय्याशी टाइप मानव स्वभाव बन गया था, तो उसमें मुझे लगता है कि कोरोना ने हमें एक संदेश ये जरूर दिया है कि ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं जबकि मनुष्य जो कि अपने आप को मानता है कि वो तंत्र पे, वो चिकित्सा तंत्र पे, वो विज्ञान तंत्र पे कब्जा किया हुआ है, वो भी निरीह हो सकता है। तो ये एक हमें मुझे तो लगता है कि ये संदेश है। और अगर दवाई भी जो बन रही है, वैक्सीन भी जो बन रहा है, वो मैंने सुना है कि वो कोई बीसीजी का टीका नहीं होगा कि आपने एक बार लगवा लिया तो बस अब आप ठीक हो जाएंगे। ये डायबिटीज जैसा भी हो सकता है कि आपको कई दिनों तक कई बार ये इंजेक्शन लगाना पड़े, या आपको जो आपके जो फेफड़े हैं, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये दिमाग की बीमारी है या आपके फेफड़ों पे इसका हमला होता है। क्या ये लैब में बना है या चमगादड़ जिससे कि के डीएनए से फिर ऊंट के डीएनए में चला गया और फिर मनुष्य के डीएनए में घुस आया। तो ये काफी मुझे लगता है, लेकिन हम लोग ज्यादा अवैज्ञानिक बन गए थे। हमें लग रहा था कि हमें तो होगा ही नहीं, हमारी इम्यूनिटी इतनी है, या हम गौमूत्र पी के कर लेंगे, या
हम लोग बाबा जी जैसे वो जो गिलोय है वो खाएंगे तो हो जाएंगे ठीक। लेकिन जब बड़े बड़े लोगों को होने लगा, और अभी तो और बढ़ ही रही है, लेकिन मैं ये जरूर कामना करता हूँ कि भारत का स्वास्थ्य, क्योंकि ये गरीब देश है, यहाँ पे हमारे लोगों की जो प्रतिरोध की जो शक्ति है वो कमज़ोर है, तो ऐसे में ये ज़्यादा ना फैले और हम लोग आगे फिर से उन दिनों में चले जाएं जो कि सामान्य दिन थे। क्योंकि मुझे लगता है ये समय मामूली नहीं है, लेकिन इस समय को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और इतिहास ऐसा मौके देता है कि आप इस समय को समझें, उसके अनुसार रहें और ज़्यादा छेड़खानी ना करें, न तो प्रकृति से न विज्ञान से। धन्यवाद अरविंद भाई। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काफी समय हमने ले लिया है और मेरे दोस्तों को भी काफी अच्छा लगा होगा। और नमस्कार। आप नमस्कार।